नरेंद्र तोमर जी एलएलबी हैं, कभी वकालत करी है? मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें चैलेंज करता हूं कि 1 to 1 आमने सामने 15 मिनट के अंदर मैं उनको इन कानूनों में क्या क्या काला है सब राष्ट्र के सामने समझा दूंगा। मुझे उनकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर शक है, उनके चरित्र पे शक है। उस आदमी के अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं है, रीढ़ की हड्डी विहीन केंचुआ है। तो आप चर्चा में क्यों नहीं जाते फिर? कहीं से इनवाइट करवा दीजिए। इनवाइट तो ये करेंगे ना, नहीं, इस वाली किसान नेता वाली में इनसे तो निपटने के लिए यही बहुत है सरकार। वहाँ बहुत सारे आते हैं, एक गोयल साहब आते हैं ना, वहाँ काला क्या, ये तो ये भी सब बता रहे हैं जो सुन के राजी नहीं है, जो सुन के राजी नहीं है, जो सुन के राजी नहीं है वो सुन रहे हैं क्या? वो रोज हर बार एक बात बता देते हैं, अच्छा ये कमी मान ली, ये कमी मान ली, इसे ऐसे कर लेंगे, इसे ऐसे कर लेंगे, इसे ऐसे कर लेंगे। अपनी नीयत का इलाज कर लो गुरु, तुम्हारी नीयत काली है। ऐसा कैसे हो गया कि कानून के ऊपर बहस होने से पहले कंपनी बन गई? ऐसा कैसे हो गया कि सारे गोदाम बन गए? ऐसा कैसे हो गया कि 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया सेठ का और उसके बाद कानून आ रहा है? तुम्हारी नीयत काली है। सर ये तो अफवाह है क्या? अडानी अंबानी आज से खरीद रहे हैं क्या? क्या चीज? अडानी अंबानी 4 महीने पहले से खरीद रहे हैं, 1 साल पहले से खरीद रहे हैं क्या? उन्होंने गोदाम अभी से बनवाए। उनका कॉन्ट्रैक्ट 2007 से है एफसीआई से। किस चीज का? गल्ले का, अनाज का। वो उनका स्पेस यूटिलाइज कर रहे हैं। एफसीआई को डेड ऐसे ही किया जा रहा है जैसे बीएसएनएल को। उनका स्पेस यूटिलाइज कर रहे हैं। उनके एग्रीमेंट की कॉपी तो पढ़ के देखो। और उसके बाद जगह नहीं बचेगी। क्यों? अब इनके खुद के बन गए। और 2007 की तो मैं बता दूं यार, तेल कितने दिन पहले था अंबानी साहब का? अनाज कितने दिन पहले तक इनका था? अब इनके पास वर्ल्ड वाइड जो ये पूंजीवाद के, जिस वक्त मैं और आप घर में कैद थे ना, तब हर घंटे कई 100 करोड़ रुपए का हर घंटे इजाफा हुआ है अंबानी की प्रॉपर्टी में। 90 करोड़ घंटा। 43,480 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट अकेला 9.9% जियो के अंदर शेयर बेचा है फेसबुक को। जो इतना पैसा लग रहा है वो पैसा कमा के ही तो देगा, वरना अंबानी सेठ कर्जेदार नहीं हो जाएगा। नहीं, सरकार का तर्क रहता है जब प्राइवेट कंपनी आएंगी तो सुविधा अच्छी मिलेगी, लोगों को सर्विस मिलेगी, तो लोग तो उठाते हैं उसका। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रही है। सरकार से मैं भी सहमत हूँ। वो प्राइवेट सेक्टर में ही सरकार दे दे। वो सरकार में क्यों आते हैं? वोट मांगने क्यों आते हैं? फिर बिचौलिए की ज़रूरत ही कहाँ है? सरकार अगर बिचौलिए के रूप में से उनके एजेंट के तरीके से काम कर रही है तो मोदी जी से कहो बाहर जाएं, अडानी अंबानी डिसाइड कर लें कौन सत्ता में बैठेगा, हम उनसे बात कर लेंगे। सर 2014 के बाद से 2021 तक मोदी जी की जो कोई इमेज है, नोटबंदी के बाद से या जीएसटी, दुनिया भर के उन्होंने जो बदलाव किए हैं अर्थव्यवस्था में, कुछ उनका जो पर्दा कुछ हटा है, उनकी जो ये काम कर रहे हैं, लोगों को जो भ्रमित कर रहे हैं, कुछ कम हुआ है क्या इस साल में? हाँ देखो, जिस जिसकी थाली में से रोटी गायब होती जा रही है और जिस जिसके पेट पे लात पड़ती जा रही है, जिस जिसका बाप बिना ऑक्सीजन के मरता जा रहा है, जिसकी माँ अस्पताल ढूंढते ढूंढते मर रही है, उन लोगों की आँख थोड़ी खुल रही है। अभी आपने सबसे बड़ी बात कही थी नोटबंदी की। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। भारत की मुद्रा 16.5 लाख करोड़ की बताई थी जिस दिन इन्होंने बंद करी थी। वित्त मंत्री ने कहा कि 85% मुद्रा 500 और 1000 के नोट में थी। मैंने अपने अर्थशास्त्री दोस्त से, मैं तो वकालत करता हूँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, मेरा एक साथी अर्थशास्त्री बन के पढ़ाता है BHU में, मैंने उससे पूछा मैंने मुद्रा क्या होती है? तो उसने कहा कि जैसे शरीर की नसों में खून दौड़ता है ठीक इसी तरीके से देश की रगों में मुद्रा दौड़ती है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने इससे कम ज़्यादा? बोले नहीं, बिल्कुल सही एग्जाम्पल यही है। तो मैंने कहा अगर शरीर में से 85% खून एकदम निकाल लिया जाए तो क्या होगा? तो उसने कहा डेथ। मैंने कहा और अगर बच गए? तो उसने कहा बहुत लंबे समय तक इलाज चलेगा, फिर ये देखा जाएगा आँख कितनी बची, किडनी कितनी बची, लीवर कितनी बची। भारत माता ICU में है मेरे दोस्त। 85% खून इस बेवकूफ़ ने एक झटके से इसके शरीर से विड्रॉ कर लिया है। ये तो हमारे यहाँ सब डिग्रीधारी हैं। जो कहने वाले थे वो नौकरियां छोड़ छोड़ के चले गए रिजर्व बैंक की, विदेश जाके उन्होंने अपना वही पुराना काम पढ़ाने का अर्थशास्त्र शुरू कर दिया, क्योंकि वो यहाँ पे सुर में सुर नहीं मिला सकते। और अब आपके रिजर्व बैंक का गवर्नर उस आदमी को बनाया गया जो ये कहता था नोटबंदी के टाइम पे, ये कहता था, MA हिस्ट्री है वो, IAS है, जो ये कहता था कि लोग परेशान कर रहे हैं, बार बार बैंकों की लाइन में आके लग रहे हैं, इनके हाथ पे इलेक्शन वाली इंक लगा देनी चाहिए। कितना डेमोक्रेटिक रहा होगा, कितना रूल ऑफ लॉ वाला रहा होगा। ऐसे लोग हैं खतरा। नहीं सर, इस देश की जनता से कहाँ गलती हुई है? और इन लोगों से जो आंदोलन कर रहे हैं बॉर्डर पे जो नहीं, आंदोलन वाले तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। आंदोलन वाले तो जो कर रहे हैं ये इनका आंदोलन ठीक है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी यहाँ लड़ने वो आया है
जो ज़मीन की, नस्ल की, फसल की बात कर रहा है। नहीं सर, सरकार तो इन्होंने चुनी थी ना इन लोगों ने ही। इन्होंने जो इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जब राशन गायब होगा और ये देश सिसक सिसक के मर रहा होगा, वो आदमी अब क्यों नहीं आ रहा इस आंदोलन में? वो महानगरों में बसने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला, रोजाना की मजदूरी करने वाला, वो यहाँ कूड़ा बीनने वाले, ये रैक पिकर्स, ये क्यों नहीं उतर के आ रहे? आम आदमी क्यों नहीं आ रहा उतर के? ये आने कहाँ दे रहे हैं? किसे? कौन दे रहे हैं? कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने घर पे रह के ताली थाली पीट के कोरोना भगा सकते हैं, तो 26 तारीख को काला झंडा लगा के, 26 तारीख को 2 ओकेजन है, एक आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और दूसरा इस पनौती के 7 साल। इस बार काला झंडा लटका के, पनौती कौन है? एक काला झंडा लटका के भारत माता को इस पनौती से मुक्ति की प्रार्थना कीजिएगा, शायद दुआ स्वीकार हो जाए। कौन है सर ये? यही आपके फिर नाम ले पाएंगे बेकार, मेरा मुंह का सैला सा हो जाता है। मोदी और शाह, आपने तो एक का नाम लिया। मोदी और शाह। अच्छा, नहीं सर, आपने कहा कि जो लोग हैं जो घरों में बैठे हैं वो काला झंडा लगाए, वो आंदोलन में क्यों नहीं शामिल होते? तो ये भी तो देखो, नहीं इस वक्त ये कहते हैं किसानों का आंदोलन है सिर्फ ये। नहीं, ऐसी बात तो नहीं, ये तो आम आदमी की सबकी बात करते हैं। कहाँ इन्होंने कहा कि ये किसानों का भर का ये है? तो 28 तारीख के बाद से कर रहे हैं ना, सबकी बात करते हैं। ये आपको गलतफहमी है। बिना जन समर्थन के कोई भी आंदोलन इतने समय तक टिक नहीं सकता। अभी भी कई लोग आ जान लठ लेकर किसानों की बात करो, दूसरे मुद्दे पे बात ही मत करो। देखिए, मैं किसानों की बात बता दूं आपको। इन किसानों को आप इनकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए, सर छोटू राम जो बहुत बड़े किसान नेता थे, उन्होंने सिर्फ 2 बात कही थी। उनकी पूरे राजनीतिक जीवन का सार सिर्फ 2 लाइन में है। क्या है? भोले किसान, एक तो तू अपने दुश्मन को पहचान ले और दूसरा तू बोलना सीख ले। दुनिया के सबसे शानदार बोलने लिखने वाले, ड्राफ्ट करने वाले लोगों से, ऑर्गेनाइज सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर से, हमारे किसानों का जो दिन भर खेत में मेहनत करता है, शाम को आके थका मांदा आके सोता है, उससे आप इस बौद्धिकता की भी उम्मीद करते हैं कि वो आपके सवालों के जवाब आपको बिल्कुल सटीक दे दे। आप ही लोग यहाँ से जाके ये कह देते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम है कानूनों में काला क्या है। भाई, एक आदमी जो मेहनत कर रहा है, खेती कर रहा है, वो अपना काम पूरा कर रहा है। यहाँ जितनी भी ट्रॉलियाँ आई हैं, जितने भी किसान आए हैं, इन्होंने अपना करने का काम कर दिया। ये अपना घर बार छोड़ के यहाँ आ गए हैं। अब काम हम जैसों का बचा है। हमें यहाँ पे लंगर में रोटी भी मिल रही है, हमको यहाँ पे नहाने धोने की भी व्यवस्था है और हमारे पास कलम और शब्दों की ताकत भी है। संभाल ले सर, जब वो लोग हारे थके, उन्हें कुछ नहीं पता, तो मोर्चा फिर आप लोग संभाले ना, जो बौद्धिक लोग। देखिए, सब लोग आप तो पीछे हैं, बिल्कुल लाइन में सबसे पीछे। देखिए, अरे तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप काफ़ी लाइन में आगे हैं। हमारा आपका आज पहली बार साबका पड़ा है, बातचीत हुई है। आप इसको जब अपलोड करेंगे, फिर इसका रेस्पॉन्स देखेंगे, तब बातचीत होगी। बहुत दिन से, आज से ही नहीं, मैं शाहीन बाग में भी था, मेरे से भी लोग यहाँ लड़ जाते हैं कि शाहीन बाग के आंदोलन का और यहाँ के आंदोलन का क्या समानता है, कि भाई वहाँ भी अन्यायकारी कानून थे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहे थे, यहाँ भी अन्यायकारी कानून है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मैं तो आंदोलन जीवी बना दिया मोदी जी सर, ने। आखिरी सवाल आपसे, जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, वो कितना? देखिए, मीडिया के बारे में जो कुछ आपने जस्टिस मार्कंडे काटजू का नाम सुना? हाँ, बिल्कुल सर। सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर हुए, CJI कभी नहीं, चीफ जस्टिस कभी नहीं बने। अच्छा। तो वो उसके बाद प्रेस काउंसिल के चेयरमैन बना दिए गए। तो जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 29 नंबर कोर्ट में बैठा करते थे, तो वो मेरी जवानी के दिन थे और वो गुस्सा किया करते थे। जब कोई नौजवान उनके सामने खड़ा हो जाता था, जैसे प्रक्रिया का ना पता हो, कानून का ना पता हो, तो कहते थे मुंह उठाया, LLB करी और सीधे हाई कोर्ट आ गए, सबको तहसील भेज दूंगा, बस 500 वकील यहाँ रहेंगे। वो ये कहते कहते सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब वो प्रेस काउंसिल के चेयरमैन बन गए, तो एक दावत में उनसे मुलाकात हुई, तो उनसे पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है? तो कहने लगे, भाई बहुत बुरी हालत है, कम से कम वहाँ LLB तो पढ़नी पड़ती है, चाहे नकल करके ही पास करनी पड़े। यहाँ तो हाथ में माइक और कंधे पे कैमरा, सब अंतर्यामी हो गए। तो वो जो है, जो वकीलों से परेशान थे, उन मार्कंडे काटजू ने पत्रकारों के सामने सरेंडर कर दिया और एक नई टर्म उछली, प्रेस्टिट्यूड, प्रोस्टिट्यूशन प्लस प्रेस मिला के प्रेस्टिट्यूड। अब इससे ज़्यादा क्लियर बताने वाला कोई नहीं है। ये मीडिया बिकाऊ है, ये राष्ट्रघाती है, राष्ट्र विरोधी है। और अगर कहीं मरने से एक दिन पहले भी रोहित सरदाना को इस बात का आभास हो जाता कि वो कितनी गंदगी यहाँ बो के जा रहा है, तो शायद वो ये सारे कर्म नहीं करता। यही बात अब अंजना ओम कश्यप को भी समझ लेनी चाहिए।
कंट्री फर्स्ट, ये नश्वर संसार है, तुम्हें तो छोड़ के जाना ही जाना है। ज़िंदगी सबको सिखा देती है, ज़िंदगी सबको सिखा देती है, मरने से पहले सबको अकल आ जाती है। बस हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी को थोड़ा पहले आ जाए, झोला उठाएं और जाएं।